हमने प्रेमचंद की कहानी कला के बारे में जाना था पिछले क्लास में। कहानियों में मुख्य रूप से क्या क्या विशेषता थी प्रेमचंद की कहानियों में, प्रेमचंद कौन कौन सी समस्याओं को लेकर लिखा करते थे वो देख रहे थे। तो हम जो ये कहानी पढ़ेंगे अभी प्रेमचंद की जो प्रमुख कहानियां इसमें दी गई है, बूढ़ी काकी, मनोवृत्ति, बेटों वाली विधवा, ये कहानियों के पढ़ने से मतलब ये है कि प्रेमचंद की जो कहानी कला है वो प्रेमचंद से पहले के कहानीकारों से किस तरह से अलग है। उसकी कहानियों का विषय वस्तु क्या हुआ करता था। तो हम सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि हिंदी कहानी का क्या परंपरागत संबंध है आख्यायिका और कथा के बारे में जो हम चर्चा करते थे। वो लॉक कर दूंगा। जिसे आज हम कहानी नाम से जानते हैं, ये वो जो है आख्यान ही था या कथा आदि नामों से बहुत पहले से जानी जाती थी। जैसे दादा दादी बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। और भारत में कथा की परंपरा की शुरुआत तो हमने देख लिया कि किस तरह से संस्कृत से लेकर प्रेमाख्यानक तक, प्रेमों की जो आख्यान के बारे में बताया गया वहां तक हम देख सकते हैं। भामा ने जो सुंदर गद्य में रचित सरस कहानी को आख्यायिका कहा था, जो उच्छ्वासों में बटी हुई होती थी। आख्यायिका की जो विशेषता होती थी उसमें क्या होता था, वो स्वयं नायक द्वारा कही जाती थी, जबकि कथा किसी के द्वारा भी कही जा सकती है। आख्यायिका और कहानी में दोनों में अंतर यही है कि आख्यायिका नायक स्वयं खुद कहता है और कहानी जो है दूसरों द्वारा भी कही जा सकती है। तो पहले की जो आख्यायिका थी वो कौतूहल प्रधान होती थी या अध्यात्म के विषयों से जुड़ी हुई होती थी। और उपनिषद और महाभारत में जिस तरह से आध्यात्मिक रहस्य को समझाने के लिए आख्यायिकाओं का सहारा लिया जाता है, तो गद्य काव्य का ही दूसरा रूप है कथा। कथा की जो कहानी होती है वो कल्पना प्रधान होती है और आख्यायिका की जो है जानी पहचानी अथवा ऐतिहासिक होती है। जिस तरह से बाणभट्ट की कादम्बरी तथा हर्ष चरित्र ये आख्यायिका है। तो आख्यायिका और कहानी के बारे में हम देख सकते हैं कि आधुनिक युग में कहानी के नाम से जिन रचनाओं को हम जानते हैं गल्प या आख्यायिका ही कहा जाता था, उसे पहले आरंभ में किशोरीलाल गोस्वामी की जो इंदुमती कहानी है, जिसे सबसे पहली हिंदी कहानी का गौरव प्राप्त हुआ है, उसे स्वयं गोस्वामी जी ने आख्यायिका कह के प्रकाशन के लिए भेजा था और वो इसी रूप में सरस्वती में भी प्रकाशित हुई थी आख्यायिका के रूप में। और श्याम सुंदर दास ने अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी के लिए हिंदी में आख्यायिका पद का ही प्रस्ताव किया था, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वीकार भी कर लिया। और सरस्वती में आख्यायिका नाम से एक स्तंभ भी आरंभ किया गया था। इस तरह आज हम जिसे कहानी के नाम से जानते हैं वो आख्यायिका का ही विकसित रूप है, आधुनिक रूप है। परंतु इसका सीधा संबंध प्राचीन आख्यायिका से न होकर यूरोपीय शॉर्ट स्टोरी से अधिक था। आज की जो भी कहानी है वह किस तरह से विकसित होकर यूरोपीय ढंग से शॉर्ट स्टोरी से भी ज्यादा शॉर्ट स्टोरी के शिल्प से भी ज्यादा प्रभावित है। तो आधुनिक कहानी, जो मॉडर्न कहानी का हिंदी में आविर्भाव अगर हम देखते हैं तो कुछ विद्वान प्राचीन कथा साहित्य को ही आधुनिक कथा का साहित्य का स्रोत मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान कहानी को पश्चिम की देन मानते हैं। प्राचीन कथा साहित्य को हिंदी कहानी का स्रोत मानने वाले का मत है कि हिंदी कहानी का संबंध बृहत कथा या जातक कथाओं से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से कुछ ने तो 84 वैष्णव की वार्ता को हिंदी की पहली कहानी माना और कोई लोगों ने रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह की कहानी को पहली कहानी माना। और इसके ऑपोजिट जो है कुछ विद्वानों ने पाश्चात्य साहित्य का परिणाम और आधुनिक युग की देन है कहानी, इस तरह से माना।
तो कहानी का जन्म वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुसार ही गढ़ा गया। यह यूरोपीय अमेरिकी देशों में शॉर्ट स्टोरी के नाम से विकसित गद्य विधा थी, तो बंगाल और गुजरात, तो अंग्रेजी से ये जो है बंगाल के रास्ते आई। तो स्वयं प्रेमचंद खुद कहते हैं कि उपन्यास की तरह आख्यायिका की कला भी हमने पश्चिम से ही ली, कम से कम इसका आज का विकसित रूप तो पश्चिम का ही है। कहानी कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है, ये पश्चिम में बहुत और इसके संदर्भ में पश्चिम के आलोचक है मोक्सा की कहानी, टॉल्स्टॉय, एलन पो की कहानिकारों को केंद्र में रखकर किया गया। और एलन पो को शॉर्ट स्टोरी का जन्मदाता माना जाता है। मैंने पहले भी जो है पहली क्लास में बताया था। तो कहानी जो कला है उसका किस तरह से होना चाहिए, कहानी लेखन जो कला है, हमारी कहानी में कौन से तत्व होने चाहिए। कला का अर्थ और प्रयोजन को समझने से पहले ये जान लेना है कि साहित्य अपने आप में ही एक कला होती है। मोटे तौर पर जैसे सभी कलाओं के बारे में, वैसे ही साहित्य के बारे में भी यही माना जाता है। क्या माना जाता है कि वह अपने आसपास की दुनिया और मनुष्य का संतुलन स्थापित करने का साधन है कहानी। कला में थोड़ी देर के लिए यथार्थ के बंधन को गेट लॉक कर देना, तो जाली वाला ऐसे लगा वो बाहर वाला। तो अगर हम देखते हैं कला में थोड़ी देर के लिए यथार्थ के बंधन को तोड़कर फेंक दिए जाते हैं, जो एक अस्थाई विमोहन पैदा होता है, जिसे कला का तत्कालिक प्रभाव कहा जाता है। तत्कालिक प्रभाव यानी सच्ची कला वही करती है, यह अनुभूतियों को उत्तेजित करने से आगे नहीं जाती। कला सम्मोहित करती है, हमारा मनोरंजन करती है, हमारे सामाजिक विवेक को निष्क्रिय भी बनाती है। कला का संबंध जो है मनुष्य से बहुत पुराना है। और हम अगर देखते हैं कहानी कला में जो है, हिंदी कहानी में प्रेमचंद किस तरह से आए, प्रेमचंद जैसे महान कथाकार की दृष्टि में कहानी कला का स्वरूप क्या है। इनकी दृष्टि में कहानी कला का स्वरूप बहुत व्यापक है। प्रेमचंद की कथा दृष्टि को समझने से पहले उस समय की साहित्यिक परिस्थितियों पर हम ध्यान देंगे, जिसके अंतर्गत यही हमारे लेखक प्रेमचंद का प्रादुर्भाव हुआ। परिस्थिति ही की ही देन है साहित्य। जिस समय प्रेमचंद का साहित्य में आविर्भाव हुआ, साहित्य में सामंती परंपरा का कालखंड था। भारतेंदु की सामंती राष्ट्रीयता नई पूंजीवादी राष्ट्रीयता के युग में प्रवेश कर रही थी। ये वो दौर था जब साहित्यकार की प्रवृत्ति मुख्यतः आदर्शवादी भावधारा के माध्यम से अपने को व्यक्त कर रही थी, और उस युग का आदर्शवाद सामंती राष्ट्रीयता से प्रभावित था। तो इसी समय और भी कई लेखक का आविर्भाव हुआ था, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी। पर इन सबके विपरीत प्रेमचंद के लिए जो है, प्रेमचंद उनको सम्मान भाव तो देते थे। तो हिंदी साहित्य में प्रेमचंद ने पहली बार जो है समय के भाव और शिल्प को, रूढ़ियों की संकीर्णता से साहित्य को मुक्त कर उसे अभिव्यक्ति का एक नई चेतना दी। प्रेमचंद ने जो किया वह यह कि एक तरह से कहानी के लिए भंडार बना दिया हिंदी साहित्य में। तो हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद ने जिस ऐतिहासिक भूमि पर खड़े थे, वहां अपने लिए निकट के पूर्ववर्तियों से सीखने के लिए कुछ खास नहीं था। प्रेमचंद जब कहानी लिखना शुरू किए, उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं थी जो कुछ देखकर सीखते हमारे कथाकारों से।
यहाँ यह भी हम देखते हैं कि सीखने के लिए अपने पूर्ववर्तियों से कुछ न खास होने के बावजूद भी प्रेमचंद ने यूरोप की कला दृष्टि को अपना आदर्श नहीं बनाया। अपनी भारतीय जमीन से प्राप्त अनुभवों से सीखते सीखते उन्होंने साहित्य की दृष्टि और कला का विकास किया। तो किस तरह से प्रेमचंद की कहानी कला आगे बढ़ती है हम देखते हैं, और कहानी के बारे में प्रेमचंद क्या विचार रखते हैं, क्योंकि प्रेमचंद ही शायद पहले ऐसे कहानीकार हैं जो भारतीय कथा परंपरा को पूरी तरह से आत्मसात करते हैं और पाश्चात्य शिल्प की कहानियों को हिंदी का मार्ग प्रशस्त किया। विषय वस्तु और शिल्प की दृष्टि से अगर देखें तो प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उनके समकालीन या उनसे पहले वालों की शिल्प से और एक ही प्रकार के विषय में दायरे में रहकर लिखने वाले कथाकार नहीं थे, उनके शिल्प से थोड़े भिन्न थे। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में विकास तथा परिवर्तन का एक विशाल रास्ता तय किया था। जिस तरह जीवन के अनेक स्तर और अनुभव के अनेक आयाम होते हैं, उसी तरह प्रेमचंद की कहानियों भी जीवन के विभिन्न रास्तों को, आयामों को समेटती हुई हमें विभिन्न प्रकार के अनुभवों में ले जाती है। विषय और घटना के अनुरूप ही प्रेमचंद की कहानियों का शिल्प भी बदलता है। जो पंच परमेश्वर पहली कहानी और लास्ट कहानी कफन तक की यात्रा को अगर हम देखें तो किसी एक ही मापदंड से विश्लेषित नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी के पूर्ववर्ती ढंग को लगभग अस्वीकार करते हुए हिंदी कहानी में एक तरह का मौलिक बदलाव किया। उनके पहले की कहानी और उपन्यासों में पहले पहले जो है मानवेतर विषयों की प्रधानता होती थी, अथवा समाज के उच्च कुल के या सामंतों के शासकों का जीवन ही का आचरण ही कहानी का विषय बना। प्रेमचंद ने सबसे पहले विशिष्ट आदमी के विशिष्टों के स्थान पर आम आदमी की प्रतिष्ठा की। विशिष्ट आदमी नहीं, विशिष्ट जगह नहीं, विशिष्ट की जगह आम आदमी के सुख दुख और जीवन चर्चा को कहानी का केंद्रीय विषय बनाया। इसलिए स्वाभाविक तौर पर विषय के अनुरूप उनकी भाषा और शिल्प भी एक तरह की यथार्थवादी प्रयोग देखने को मिलता है, जो उनके पहले की कहानियों में नहीं था। उनकी कहानी में विषय की विविधता है, इसीलिए भाषा, शिल्प और विषय की दृष्टि से उनकी कहानियां में किसी एक प्रवृत्ति नहीं देखी जा सकती, क्योंकि प्रेमचंद ने करीब 300 से अधिक कहानियां लिखी थी और उनमें विभिन्न विषय थे। उत्तर भारत के किसान के जीवन का चित्रण जिस तरह से किया है इन्होंने, और कहीं पर भी देखना मुश्किल है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। तो प्रेमचंद ने गांव के गरीब किसान, मजदूरों, इनका वर्णन बहुत ही बारीकी से किया है। तो इनका वर्णन करते हैं तो खाली सिर्फ किसान और मजदूरों के कथाकार हम नहीं कह सकते, क्योंकि बूढ़ी का की कहानी या बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, ऐसी कई महत्वपूर्ण कहानियां हैं जिसमें समाज की विभिन्न समस्याओं को ये दिखाते हैं। कई कहानी तो स्त्री को केंद्र करके लिखा गया, और उनका जो है चित्रण, जो है वर्णन की कला, वह बहुत ही बेजोड़ है। हर कहानी एक नई तरह से स्टार्ट होती है। गुल्ली डंडा कहानी जो हम पढ़ेंगे वो तो एक निबंध की तरह शुरू होती है, जबकि मुक्ति मार्ग की जो है कथा व्यंग विद्वत वाक्य से होती है। ग्रामीण ठेठपन प्रेमचंद की कहानियों में कथारस पैदा करता है। हमें तो ऐसा लगता है कि प्रेमचंद कहानी लिखने की वजह कहानी सुनाते हैं। तो बहुत ही कहानी कला में श्रेष्ठ है प्रेमचंद की जो कहानियां, क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय
आख्यान की परंपरा तो बहुत पुरानी है। आख्यायिका कथा आदि अनेक नामों से कथा कहने की जो परंपरा पहले से चली आ रही है, प्रेमचंद ने लंबे काल से चली आ रही भारतीय कथा शैली को न अपनाकर पश्चिम की कथा शैली को अनुरूप अपनी कहानी का विषय वस्तु बनाया, किंतु भारतीय कथा परंपरा के मूल स्वभाव को भी बचाए रखा। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को एक नया रास्ता दिखाया। इससे पहले कहानी सम्भ्रांत वर्ग के जीवन के कार्यकलापों का ही चित्रण करती थी, जबकि प्रेमचंद ने अपनी कहानी में गांव की गरीब जनता, उनका सुख दुख, उनके राग द्वेष का चित्रण किया कहानी के माध्यम से। कहानी के विकास में अगर हम देखें तो प्रेमचंद ने अंग्रेजी की जो शॉर्ट स्टोरी की कला थी उसे एक ऊंचाई प्रदान की। शॉर्ट स्टोरी के बारे में कहा गया है कि ये एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सकता है। और प्रेमचंद की कहानियों में शॉर्ट स्टोरी की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। तो प्रेमचंद के रचना शिल्प की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरलता है, उनकी सरल भाषा, व्यंजक सरस व सरल है। तो प्रेमचंद का कथा शिल्प किसी एक ही सांचे में न ढला होकर विविधता से भरा हुआ है। उनके यहाँ कहानी कहने की अनेक प्रविधियां हैं। परंपरागत कहानी में पाए जाने वाले जो कौतूहल के स्थान पर चरित्र चित्रण पर अधिक महत्व दिया गया प्रेमचंद ने सनसनी खोज घटनाओं से पाठक को चौंकाने का काम नहीं करते। तो प्रेमचंद शिल्प के प्रति आग्रही कथाकार नहीं थे। तो हम देखते हैं प्रेमचंद की जो कुछ कहानियां और उनकी आलोचना करेंगे। तो हम जानते हैं कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार हैं। और जिस समय प्रेमचंद का आगमन हुआ हिंदी कहानी में, उस समय तो हिंदी कहानी अपने आधुनिक अर्थ में कहे तो घुटरुवन चलत रेणु तन मंडित, यानी घुटनों के बल चल रही थी, बालू लगे हुए थे पैरों में, सेसवा अवस्था थी, बचपन था वो तो कहानी का। अब प्रेमचंद उसे किस तरह से आगे बढ़ाते हैं उसको हम देखते हैं। प्रेमचंद कहानीकार नवाब राय के रूप से प्रेमचंद ने पहले कहानी लेखन की शुरुआत की। उर्दू में सबसे पहले लिखा करते थे प्रेमचंद जी। ऐसे तो इनका मूल नाम था धनपत राय, और इसी नाम से वो सरकारी नौकरी भी करते थे, धनपत राय नाम से। और अंग्रेजों की नजर से बचे रहने के लिए उन्होंने अपने पुकारू नाम नवाब राय के नाम से कहानी लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि इनके चाचा जी जो थे ना वो नवाब राय कहकर इनको पुकारा करते थे। इसी नाम से ही इनकी पहली कहानी जो थी इसके दुनिया व हुब्बे वतन दयाराम निगम के संपादन से निकलने वाली पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुई थी 1908 में। इसके दुनिया व हुब्बे वतन दयाराम निगम उसका संपादन करते थे। जमाना नामक पत्रिका में 1908 में पहली कहानी इनकी प्रकाशित हुई थी। और इसी वर्ष 1908 में ही इनका प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन जमाना प्रेस कानपुर से ही इसके दुनिया व से मखमूर और सिले मातम नामक कहानियां संग्रही थी। तो इसके दिवाचा में नवाब राय ने लिखा था कि हर एक कौम का इल्म हो अदब अपने जमाने में सच्ची तस्वीर होता है। तो इस तरह से जो अगर हम देखते हैं प्रेमचंद की जो सोजे वतन में जो भी कहानियां प्रकाशित हुई वह देश प्रेम से ओतप्रोत थी। तो प्रेमचंद की कहानियों में जो आगाज थे, प्रेमचंद की कहानियों में किस तरह से सोजे वतन में इस तरह की कहानी छप रही थी तो जब्त का आदेश दे दिया
और लेखन पर पाबंदी लगा दी गई। पर नवाब राय कहाँ मानने वाला था। अपना नाम बदलकर नवाब राय ने क्या किया, प्रेमचंद नाम का जन्म हुआ हिंदी कथा साहित्य में और एक छत्र राज किया। इसी नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये प्रेमचंद की पहली कहानी है जो हिंदी उर्दू कहानी को कथ्य और संरचना की दृष्टि से एक ऊंचाई पर ले जाती है। इसी वर्ष और कई कहानियां भी प्रेमचंद की प्रकाशित हुई। तो हम देखते हैं कि कहानीकार प्रेमचंद का उर्दू से हिंदी में आगमन कैसे हो गया। पहले तो उर्दू की कहानी लिखी थी और प्रेमचंद के कहानी कला के इतिहास में दिसंबर 1915 इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल सरस्वती पत्रिका में हिंदी भाषा की पहली कहानी शोध प्रकाशित हुई थी। और इससे पहले तक जो है केवल उर्दू में ही कहानियां लिखते थे प्रेमचंद, और 1915 तक प्रेमचंद की लगभग 30 दर्जन उर्दू कहानियों और 2 कहानी संग्रह प्रेम पचीसी और सहरे दरवेश प्रकाशित हो चुके थे, पर शुद्ध हिंदी पाठकों के लिए उस समय अपरिचित ही थी। यहाँ तक कि उनकी कहानियों में हिंदी का रूपांतरित भी अब तक हिंदी समाज के समक्ष जो है नहीं आया था। उर्दू साहित्य में तो अपनी पहचान बना चुके थे हमारे प्रेमचंद। तो प्रेमचंद ने 1 सितंबर 1915 को अपने दोस्त और जमाना पत्रिका के संपादक दयानारायण निगम के नाम एक पत्र उन्होंने लिखा और शोध शीर्षक कहानी से भी हिंदी में आए और फिर बाद में उनकी कहानियां हिंदी उर्दू दोनों ही जो है भाषाओं में छपने लगी और 1936 तक उन्होंने हिंदी कहानी में बहुत सारी कहानियां लिखी। प्रेमचंद ने स्वाधीन स्वतंत्रता उत्प्रोत कहानी लिखी जिसके कारण उन्हें सरकारी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। तो प्रेमचंद कहानी कला में हिंदी कथाकार जो कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट हम मानते हैं प्रेमचंद, तो प्रेमचंद किस तरह से हिंदी कहानी को एक नई शक्ति प्रदान करते हैं। जिस समय प्रेमचंद का हिंदी कहानी के क्षेत्र में पदार्पण हुआ था उस समय आधुनिक हिंदी कहानी का स्वरूप स्थिर नहीं हो पाया था। प्रेमचंद न केवल हिंदी कहानी को एक नई दिशा दिए बल्कि सामान्य जनमानस की एक आवाज भी बन गई प्रेमचंद की कहानी। और उस काल के सबसे बड़ी सच्चाई क्या थी, राजनीतिक मुक्ति की आकांक्षा। छटपटाता हुआ भारतीय समाज और उसके दमन को किस तरह से हमें उतारू औपनिवेशिक शासन था। औपनिवेशिक ताकत लगातार इस बात की कोशिश कर रही थी कि भारत में कोई जनशक्ति न उभर पाए। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया। तो प्रेमचंद ने जो भी कहानियां लिखी जातिगत संप्रदायगत और आर्थिक भेदभाव से मुक्त तथा श्रेष्ठ मौलिक चेतना से युक्त राष्ट्रीय बोध की कहानियां लिखी। और प्रेमचंद जनता के लेखक थे। तो इसी तरह ही प्रेमचंद की जो एक कहानी है मनोवृत्ति कहानी, जिसमें स्त्री और पुरुषों के संबंध में पाई जाने वाली मनोवृत्ति के बारे में हम जानेंगे कि पुरुष किस तरह से स्त्रियों के प्रति अनैतिक मानसिकता से ग्रस्त होता है। और इसके माध्यम से हम प्रेमचंद की नारी संबंधी विचारधारा और प्रेमचंद के नजरिए में नारी पर हम देख सकते हैं। मनोवृत्ति कहानी हम देखते हैं कि मनोवृत्ति कहानी में लेखक क्या कहना चाहता है। तो मनोवृत्ति कहानी जो है प्रेमचंद की जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास में हैं मैसेज बॉक्स में अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप कर दे। इकाई 7 है सुजाता गुप्ता जी।
मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। आज शायद कम बच्चे जुड़े हैं, पता नहीं कारण क्या है। तो प्रेमचंद की जो नारी संबंधी विचारधारा है वो बहुत ही सुगठित है, क्योंकि हम पहले से नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है। जब तक लास्ट तक नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं जान सकते। तो हम देखते हैं कि कहानी, मनोवृत्ति कहानी में क्या है। प्रातः काल एक सुंदर सी युवती पार्क के बेंच में सोई हुई देखी गई। युवतियां पार्क में हवा खाने जाती हैं ना, तो कोई एक युवती इस तरह से बेंच पर सोए तो ये तो गैर मामूली बात है ना। पार्क में बूढ़े, जवान और स्त्रियां तो टहलते रहते हैं। टहलने वाले लोग बेंच पर सोई हुई स्त्री को ही देख रहे हैं, सुंदरी को। एक क्षण के लिए उनकी नजर वहीं पर ही रुक जाती है और चले जाते हैं। बूढ़े लोग, महिलाएं और युवक रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए देखते हैं। वृद्धजन चिंता भाव से सिर देखो मनोवृत्ति को किस नजर से देख रहा है। युवक रहस्य भाव से खुश होकर हंस रहा है। युवतियां सर नीचे कर देती है। सर, जो सोई हुई है युवती वो सुंदर है, किसी कुलीन परिवार की लगती है। उसकी मांग में सिंदूर है, यानी विवाहिता है। और विवाहिता है तो उसे घर में होना चाहिए, या अगर पार्क में है तो उसके पति या पिता या मां या सास किसी के साथ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं। यह सारी वैवाहिक मर्यादाओं और शालीनता को एक तरफ रखकर किसी पार्क में अकेले बेसुध सोई हुई मिली है ये नारी। निश्चय ही ये तो गैर मामूली बात है। बात कुछ हजम नहीं हुई। यह अस्वाभाविक व्यवहार उस स्त्री के बारे में तरह तरह के अनुमान उकसाता है। यानी क्या कारण है जो महिला सोई हुई है पार्क में? पार्क में टहलने वाले युवा भी हैं, बूढ़े भी हैं, महिलाएं भी हैं। उनकी जिज्ञासा यह है कि युवती अगर अच्छे परिवार की है तो इस तरह पार्क की बेंच पर क्यों अकेली सोई है? ये तो एक असंभव बात है। एक अच्छे परिवार की बहू ऐसी सोई हुई, इसलिए बहुत संभव है कि किसी अच्छे परिवार की ना होकर कोई वेश्या भी हो सकती है। ये तो देखो मनोवृत्ति। यदि हाँ वेश्या न भी हुई तो नाराज होकर घर से निकली हुई होगी, तो भी यह स्त्री वेश्या नहीं तो आशालीन अवश्य है। शालीनता नहीं है इसमें। यहाँ पार्क में लोगों को अपने आकर्षण के पास में फंसाने के लिए अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन कर रही है। किसी ने ऐसा सोचा? यानी देखो, जो लोगों की मनोवृत्ति है, चाहे वेश्या हो या कुलवधू, मूल बात है कि वो तो एक युवती है। और एक युवती इस तरह से पार्क में बेशरम होकर सोए रहना ये तो ठीक नहीं है। और उचित या अनुचित ये ऐतिहासिकता का प्रश्न है जो हमारी पितृसत्तात्मक भारतीय संस्कृति में एक स्त्री के आचरण से संबंधित है। उचित या अनुचित स्त्रियों पर शायद आचरण व्यवहार का ये रूप भारतीय देश काल की विभिन्न परिस्थितियों के बीच में आज भी कायम है। बल्कि हैरत की बात यह है कि एक युवती एक पार्क में इस तरह से खुलेआम सोकर स्त्रियों के आचरण पर लागू जो है निषिद्धताओं का उल्लंघन कर दिया है, तो जो किसी रूप में भी क्षम्य नहीं है, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता।
प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से क्या बताते हैं? विक्टोरियाई जो है नैतिकता पर सवाल उठाने के लिए जो पार्क में सोई हुई स्त्री का बहाना बनाते हैं और ये दिखाने की चेष्टा करते हैं किस तरह से हमारी सामाजिक सांस्कृतिक धारणाओं में विक्टोरियाई मूल्यबोध और नैतिकता जड़ीभूत हैं। हम उसी मनोवृत्ति के तहत एक स्त्री के चरित्र के बारे में अनुमान लगा रहे हैं। इस कहानी में बसंत और हासिम दो युवक हैं और इन युवकों की प्रतिक्रिया यह है कि ये स्त्री जिस तरह से बेशर्मी में बेंच पर सोई हुई है ना, और वैसी बेशर्मी तो कोई वेश्या भी नहीं करती है। हासिम और बसंत के संवादों में वेश्या और कुलवधु में फर्क को लेकर बहस है। ये बहस अंततः यहां पहुंचती है कि कुलवधु अगर पार्क में आकर सोती है तो इसके सिवा इसका कोई अर्थ नहीं है कि वो आकर्षित करना चाहती है, और वह वेश्या मनोवृत्ति है, आकर्षित करना। और एक युवा स्त्री जो किसी कारण के आचरणगत बंदिशों और शालीनता के तथाकथित संस्कारों का ताना बाना तोड़कर थोड़ी देर के लिए अगर खुलकर जीना चाहती है तो वह उस जमाने के लिए युवा वर्ग के लिए स्वीकार्य नहीं था। इससे उस समाज की संस्कृति के जकड़न और नैतिक अंधता का पता चलता है। तो कहानी के दूसरे दृश्य में जो बूढ़े हैं उस युवती पर इस तरह सोए होने पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और बूढ़े आपस में बातचीत में भी शिष्टता का सवाल उठाता है और इसी आधार पर युवती को वेश्या साबित करने की चेष्टाएं भी होती है। बूढ़ों की चर्चा में जमाने में जिंदगी की बहार को लेकर जहां शिकायत है, वहीं ये दुख भी कि इस जमाने का लुत्फ उठाने के लिए वे जवान क्यों न रहे। देखो, बूढ़ों की भी मनोवृत्ति, आज अगर इस सिचुएशन में हम होते तो पता नहीं हम जवान क्यों नहीं होते, इस तरह से कह रहे हैं। तो इस दृश्य में सोई हुई स्त्री के अंग के खुले होने का जिक्र है, गर्दन खुली हुई है, केस लहरा रहे हैं, अंग विन्यास दिख रहे हैं। ये सारा का सारा दृश्य उन्हें स्त्री से अपने संबंध के बारे में कल्पना करते हुए भीतर गुदगुदी का अनुभव कर रहे हैं। तो इस दृश्य से जो वृद्धों की दमित आकांक्षाएं हैं, कुंठाएं हैं, वो प्रकट हो गई है। और वृद्धों की चर्चा से स्पष्ट है कि खुलापन का आनंद चाहते तो हैं, मगर पुराने आदर्श और नैतिकता से बाहर निकलने का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। वो इस दृश्य से स्त्री मात्र के यौनांग की तरह देखने की पुरुष मानसिकता का वर्णन प्रेमचंद ने बहुत बढ़िया ढंग से किया है। स्त्री जहां अकेले और तथाकथित अशालीन दशा में दिखी नहीं कि पुरुषों की काम ग्रंथि कुलबुलाने लगती है। वृद्ध हो चाहे युवा हो चाहे पुरुष, मानसिकता सब में एक जैसी होती है। और तीसरा दृश्य क्या है? महिलाओं का, वो उनकी प्रतिक्रिया का वर्णन है कि एक स्त्री जो है बूढ़ी है जबकि दूसरी नई यौवना है, दोनों एक साथ पार्क में हवा खाने आई है, दोनों अच्छे परिवार की है, शिक्षित है, मगर सोई हुई उस नारी को देखकर दोनों जो है अपनी प्रतिक्रियाएं उसी तरह देती है जैसे कि पुरुष। इस तरह आजाद तरीके से सोई हुई स्त्री को देखकर बूढ़ी तो कहती है कि इसलिए मर्द स्त्रियों को आजादी नहीं देना चाहते हैं, आजादी मिली नहीं कि ये बिगड़ने लगती है। दोनों स्त्रियों के अनुसार ये स्त्री जो पार्क में सोई है पूरे स्त्री समाज को लज्जित कर रही है। ऐसा करना आपत्तिजनक है। यहाँ प्रेमचंद स्त्री की आजादी की सीमाओं की व्याख्या करते हैं। उनकी स्त्रियां कहती है कि स्त्री स्वतंत्रता का समर्थन अवश्य करती है, लेकिन किसी स्त्री को आजादी के नाम पर अपनी स्त्री सुलभ गौरवशीलता और सल्लजता का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। सिगरेट पीना, अध अंग का जंपर पहनना, खुले में अकेले घूमना स्त्री को शोभा नहीं देता। आजादी के नाम में इस तरह का प्रदर्शन नंगापन है। पुरुष भी अपनी आजादी के नाम पर दुरुपयोग नहीं करते। इस दृश्य में प्रेमचंद स्त्री और पुरुष दोनों की स्वतंत्रता की मनोवृत्ति की तुलना करते हैं। स्त्रियों के मुंह से कहलाते हैं कि पुरुष स्वाधीन है और अपने दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूं, इस स्वाधीनता का स्वांग नहीं बढ़ता। इसके विपरीत स्त्री समझती है कि मैं स्वाधीन नहीं हूं, इसलिए वो स्वाधीनता का ढोंग रचती है। स्वांग यह कि स्त्री की कमजोरी का लक्षण है। प्रदर्शन की मनोवृत्ति इस तरह से कमजोरी का परिणाम है। दोनों स्त्रियों में प्रेमचंद स्त्री के ढकने और खुलेपन पर बहस करते हैं। वृद्धा की ये कहने पर भी कि एक स्त्री जो है अपने को छिपा कर ही पुरुष को नचा सकती है। युवती कहती है कि पुरुषों को आकर्षित करने की जिम्मेदारी स्त्री की ही क्यों उठानी चाहिए।
ये काम पुरुष क्यों नहीं करता? तो इसी बहस जो बूढ़े भी करे, जवान भी करे, महिलाओं ने भी किया, तो इस बहस के बीच वृद्धा अचानक बिफर कर कहती है कि इतने आदमी आ जा रहे हैं और ये नीलस टांग फैलाए पड़ी है। मैं तो कहती हूँ कि ये रात भर यहीं रही है। इतने में युवती हाथ पकड़कर उसे जगा देती है और सारे सवालों का अनुमान पर्दा उठ जाता है। खुलासा होता है कि उसे चक्कर आता है, हवा खाने आई थी। युवाओं, बूढ़ों, स्त्रियों के सारे आरोप और अनुमानों पर से पर्दा उठ जाता है। जो उनकी मनोवृत्ति है उनके सामने आ गई। ये गात होता है कि ये शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर श्यामनाथ की बहू है। उस युवती के प्रति लोगों का रवैया तुरंत बदल जाता है। देखो, मनोवृत्ति साथ साथ परिवर्तन। लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगते हैं। लोग ये पूछने लगते हैं कि उससे कि अकेले पार्क में क्यों आई, किसी को साथ में लेकर क्यों नहीं आई। उसने जवाब दिया उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, क्यों लेकर आती मैं किसी। उस युवती के इस उत्तर के साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है और इस ध्वनि के साथ ही अब स्त्रियां किसी पति, पुत्र या माँ बाप के बिना अकेले बाहर निकलने का साहस करने लगी हैं। स्वतंत्रता का पहला पाठ स्त्रियों के जागरण का संदेश है। तो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जो है स्त्री की आजादी और पुरुषों से बराबरी का प्रश्न उठाने के साथ साथ विक्टोरियाई नैतिकता पर भी प्रहार किया है। और दूसरी बात ये कि यह कहानी बताती है कि जिस समय ये कहानी लिखी गई थी उस समय जो है विक्टोरियाई पाबंदी पर सवाल उठाने शुरू हो गए थे और स्त्रियों की चेतना में उल्लेखनीय बदलाव आना शुरू हो गया था। तो इसमें जो मनोवृत्ति है पुरुषों की और महिलाओं की, तो इस लेखक ने क्या सोचा होगा और ये कहानी लिखी होगी। मनोवृत्ति कहानी में एक तरह से लेखक ने यही कहा होगा कि किस तरह से इस कहानी का जो अंतिम वाक्य था, जब पूछा गया कि किसी को साथ लेकर आई तो उसने इनकार कर दिया, साथ लाने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये इनकार क्या है? स्त्री स्वाधीनता के संघर्ष के इतिहास में इतना बड़ा इनकार है कि जो प्रेमचंद के माध्यम से हिंदी कहानी में देखने को मिलता है। इस इनकार ने ही बाद में चलकर स्त्री स्वाधीनता की सच्ची जमीन स्थापित होने का अवसर दिया गया होगा। तो ये मनोवृत्ति कहानी में दिखाया गया था। इसके बाद और जो है प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है बूढ़ी काकी। यथार्थ के धरातल पर निर्मित कथानक आज भी समाज में देखने को मिलता है। इस तरह बुजुर्गों पर होते अत्याचार, पारिवारिक और सामाजिक विद्रुपताओं के बीच नारी की स्थिति क्या है, ये हम देखेंगे। तो जो मनोवैज्ञानिक कहानी है ये प्रेमचंद की। वृद्धावस्था की मनोवैज्ञानिकता क्या होती है? बुढ़ापे में व्यक्ति के क्रियाकलाप जो होते हैं ना वो बचपन जैसे होने लगते हैं। जैसे बचपने में बच्चे को दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जितने छोटे रहोगे उतने ज्यादा दूसरों पर डिपेंड रहोगे। वैसे ही जितने ज्यादा बूढ़े होगे उतने ज्यादा डिपेंड रहोगे। जैसे सबसे छोटा बच्चा होता है वो अपने आप से बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। इच्छा तो है खाने की, भूख लग रही है, पर क्या करे, भूख न मिलने पर वो रोता है सिर्फ। उसी तरह सबसे ज्यादा बूढ़ा चल नहीं सकता, ज्यादा बोल भी नहीं सकता। भूख लगती है तो भी तरह तरह के चीजों के लिए तो वो तरसता है। तो यहां पर प्रेमचंद जिस तरह से इंद्रियां और शरीर शिथिल हो जाते हैं वृद्धावस्था में, तो कई तरह की मजबूरियां होती हैं।
क्योंकि हमें दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ता है बूढ़े होते ही। तो कहानी में वही दिखाया गया है वृद्धावस्था के बारे में। तो कहानी में कई तरह से अगर देखा जाए बूढ़ी काकी कहानी में, तो बूढ़ी काकी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। और बूढ़ी काकी कहानी में यह दिखाया गया कि किस तरह से बूढ़ी काकी का एक भतीजे के सिवा, बुद्धिराम के सिवा और कोई भी नहीं था। पति को तो स्वर्ग सिधारे कई दिन हो गए थे, एक बेटा भी तरुण होकर चला गया। तो काकी ने अपनी सारी संपत्ति भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी। संपत्ति नाम करवाते वक्त तो बुद्धिराम ने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे, पर सब जो है वो एक तरह से दिखावा ही हो गया। अब जो है संपत्ति नाम होते ही व्यवहार बदलते गया। बुद्धिराम की धर्म पत्नी रूपा जब माँ बाप इस तरह से करते हैं तो लड़के कहां फिर और अच्छा व्यवहार करेंगे। लड़के भी उसी तरह से, कोई चिंटी काट देता था तो कोई कुल्ली कर कर चला जाता था। संपूर्ण परिवार में अगर कोई प्यार करता था वो तो सिर्फ लाडली, जो बुद्धिराम की छोटी लड़की थी। और बूढ़ी काकी को आज घर में आयोजन है, बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक समारोह होता है, पर उसे खाने के लिए बुलाया नहीं जाता है। वह कल्पना करके जाती है, पहली बार तो उसे बुद्धिराम किस तरह से डांट कर फटकार कर निकाल देता है। ये रूपा पहली बार डांट कर फटकार कर निकाल दे, दूसरी बार तो बुद्धिराम घसीटता घसीटता लाता है और फिर उसे वहां उस तरह से उसकी कोठरी में पटक देता है। फिर बूढ़ी काकी सोचती कि अब तो जब 2 बार पहले गई तभी नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा। इस तरह से सोची कि जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक नहीं जाऊंगी। रात हो गई, सो गई, कोई नहीं आया। रात को बूढ़ी काकी को जो चाहते थे ना लाडली, वो अपने हिस्से की पूड़ियां न खाकर बचा कर रखती है और जो है गुड़िया की पिटारी में, पर उससे कहां भूख मिटती बूढ़ी काकी की उसके हिस्से की पूड़ियों से। तो काकी ने कहा कि लाडली तू मुझे वहां लेकर चल जहां पर मेहमानों ने भोजन किया था। और वहां जाकर भोजन करती है तो देखती है कि बूढ़ी काकी को जूठी पत्तलों में वह उठा उठाकर खा रही है और कह रही कि कितनी स्वादिष्ट पूड़ियां थी और कितना स्वादिष्ट रायता है, कचौड़ियां कितनी सलोनी, इस तरह से कह कहकर वो खा रही है। और जब देखा रूपा ने तो दंग रह जाती है। एक ब्राह्मणी और दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे बुरा दृश्य और क्या हो सकता है। रूपा ने पश्चाताप किया अपनी गलती पर, क्योंकि वो भगवान से डरती थी, इसीलिए फिर वो अपनी काकी सास को सारी तरह के व्यंजन ला कर देती है। और क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार पाप पुण्य की चिंता है उसमें, और रूपा का हृदय परिवर्तन होता है कि कहीं मेरा परलोक न बिगड़ जाए, इसीलिए वह जो है उसे खाना लाकर देती है। क्योंकि प्रेमचंद की कहानियों में जो बूढ़ी काकी कहानी का उद्देश्य क्या है, पारिवारिक और सामाजिक विद्रुपताओं के बीच नारी की स्थिति। अपनी संपत्ति उसके नाम लिखा दी भतीजे ने, पर किसको भुगतना पड़ रहा है, बूढ़ी काकी को। तो कहानी में बूढ़ी काकी ने जो है बुढ़ापे के सहारे के लिए अपने 150-200 रुपए की वार्षिक आय वाली संपत्ति भतीजे के नाम लिख देती है। बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा जो है बूढ़ी काकी पर अत्याचार करने लगते हैं और बुद्धिराम की लड़की लाडली
बूढ़ी काकी से लगाव रखती है, पर बुद्धिराम के बड़े बेटे जो मुखराम का तिलक उत्सव होता है तो बूढ़ी काकी के मन में आस जागती है कि एक लंबे अंतराल के बाद कम से कम मुझे खाना तो मिलेगा। पर भोजन प्राप्त होगा, निराशा ही हाथ लगती है। देर रात हो जाने के बाद पूड़ियां लेकर आती है लाडली, वो भी थोड़ी सी। कहां से भूख मिटती बुढ़िया की। बल्कि फलस्वरूप क्या हुआ, आंगन में पहुंचकर मेहमानों द्वारा छोड़ी हुई जूठन पर अपनी भूख मिटानी पड़ती है। यह दृश्य को देखकर रूपा का परिवर्तन दिखाया गया। तो बुढ़िका की कहानी में यह बताया गया है। हम देखते हैं बेटों वाली विधवा में क्या बताते हैं प्रेमचंद जी। बेटों वाली विधवा में भी जो है प्रेमचंद यही बताना चाहते हैं कि किस तरह से आलोच्य कहानी में जो फूलमती है, जो पंडित अयोध्यानाथ की विधवा है, 4 बेटे व 1 बेटी की मां है। पति के निधन के बाद 12वें दिन ही अपने बेटों के बदले हुए रुख से आहत होती है। लालची और स्वार्थी पुत्रों के चलते वो चलकर भी 13वीं का भोज जो है पति की प्रतिष्ठा और संपन्नता के अनुरूप नहीं करवा पाती है। छल कपट द्वारा जो है चारों बेटे क्या करते हैं, मां की ममता को ठगते हैं, सारी संपत्ति हथिया लेते हैं। पति की इच्छा के अनुसार पहले से जो है निश्चित जगह जो थी, पर वह अपनी बेटी का विवाह भी नहीं कर पाती है। और दुष्ट बेटे इकलौती बहन जो थी उसका विवाह एक अधेड़ से कर देते हैं, जहां पर उसे विभिन्न प्रकार के अत्याचार सहन करने पड़ते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए परिवार की नौकरानी की तरह घर में बनी रहती है वो 4 भाई की बहन, और अंत में वह दुर्घटनावश गंगा में डूबकर मर जाती है। तो यहाँ पर जो फूलमती का कैरेक्टर है या वो चारों भाई का मध्यम वर्गीय जो जीवन है, मिडिल क्लास फैमिली में जो शांति, कलह, कानून, स्वार्थ, अन्याय, अत्याचार लगा हुआ है, उसको दिखाना चाहते हैं प्रेमचंद। नारी की स्थिति क्या है, विडंबना क्या है, क्योंकि बेटों वाली विधवा कहानी का केंद्रीय पात्र है फूलमती, और उसके 4 बेटे जो हैं कामतानाथ, उमानाथ, दयानाथ और सीतानाथ, इनकी प्रमुख भूमिका है कहानी में। संयोग से ये चारों फूलमती के बेटे हैं और आपस के सगे भाई हैं। और दृश्यों को जीवित और यथार्थ बनाने हेतु तो पंडित अयोध्यानाथ मरकर भी जीवित बना दिए गए हैं, क्योंकि कुमुद और उसकी भाभियों का अस्तित्व केवल कथानक को प्रवाह में बना रखने के लिए सीमित है, तथा इन्हीं के सहारे जो है मुख्य पात्रों की मानसिकता को उजागर किया गया है। जो बेटे पंडित अयोध्यानाथ के जीवित रहते तक एक से एक सुशील जो बेटे और बहुएं थे, एक से बढ़कर एक आज्ञाकारिणी थी, वही बेटे वही बहू आज उसके देहांत के बाद फूलमती के लिए दुखों का कारण बन गए। पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे, उसका स्वप्न में भी अनुमान नहीं था। जिन लाडलों को उसने अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाला, उसके हृदय पर आघात कर रहे हैं। कलयुगी बेटे ने सारी नैतिकता फुर्र हो जाती है और उनकी कृत्रिम सज्जनता और निर्दयता फूलमती के समक्ष उद्घाटित हो जाती है। स्वार्थ की पराकाष्ठा की जीती जगती मिसाल के रूप में इन बेटों के चरित्र के माध्यम से उनके जैसे लोगों के मनोविज्ञान को प्रेमचंद क्या कहते हैं कि उमानाथ का औषधालय खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच तमाशा हुआ, दयानाथ का प्रेस खुला, फिर जलसा हुआ, सीतानाथ को वजीफा मिला और विलायत गया, फिर उत्सव हुआ,
कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर धूमधाम हुई, लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक नहीं आई। कामतानाथ टाइफाइड में महीने भर बीमार रहा और मरकर उठा। दयानाथ ने अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और 6 महीने की सजा पाई। उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई, पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक नहीं, थोड़ा भी दुख नहीं था। उसके जीवन में अब कोई आशा और कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, बस पशुओं की तरह काम करना और खाना, ये उसकी जिंदगी के 2 काम थे। भ्रष्ट और स्वार्थी व्यक्ति अच्छे बुरे का भेद भूल जाते हैं। तब भरे समाज में भी वे अपनी क्रूर प्रवृत्ति को दर्शाने लगते हैं। इतना ही नहीं, वे अपनों के प्रति भी छल कपट से भर जाते हैं और फरेब या मकड़ जाल बुनने लगते हैं। उन्हें पूरा भार होता है कि ये जो कुछ कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे, किंतु लालच के कारण अपने स्वार्थ के आवेग को रोक पाने में असफल रहते हैं और गलतियों को दोहराने लगते हैं। और ठीक यही काम जो है फूलमती के 4 बेटे बहू भी करते हैं। तो प्रेमचंद ने मनोवैज्ञानिक धरातल पर आज के स्वार्थी और लोलुप या निर्दयी कैरेक्टर को दिखाना है, नारी की स्थिति को दिखाना है। नारी की स्थिति कैसी है घर परिवार में? जब अपने पति के निधन के पहले फूलमती कैसी थी? मसली मालकिन थी। बेटे बहू उसको केवल भरपूर आदर ही नहीं देते थे, उसकी सेवा ससुरों में कोई कमी नहीं रहती थी। फूलमती घर की मालिक थी, पर पति के मर जाने के बाद क्या हुआ उसके साथ? ये परिवार में नारी की स्थिति देखो। समाज में, समाज घर परिवार का सामुच्य है, इसलिए सामूहिक स्वाभाविक रूप से घर और परिवार की कमियां समाज में भी परिलक्षित होती है। भारतीय समाज ही बहुत तरह का है। तो जब हम देखते हैं कि समाज ताने बाने में नारी की सुदृढ़ स्थिति के बावजूद उसके साथ हुए जुल्मों की एक लंबी दास्तान है। भारतीय समाज बहुरंगी है, इसलिए वो केवल घर परिवार पर नियंत्रित ना होकर जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, इन सबसे कंट्रोल होता है। प्रेमचंद ने समाज में नारी की स्थिति को क्या दिखाया कि बेटों वाली विधवा कहानी में अगर हम देखते हैं कि समाज निरपेक्ष रहता है, जो कहानी के अंत में ही मुखर होता है, किनारे पर 2-4 पंडे चिल्लाए, अरे दौड़ो दौड़ो बुढ़िया डूबी जाती है। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी और बल खाती लहरों में, जिन्हें देखकर ही हृदय कांप उठता है। एक ने पूछा, ये बुढ़िया कौन थी? अरे वही पंडित अयोध्यानाथ जी की विधवा है। अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे, हाँ, पर थे तो इसके भाग्य में तो ठोकर खाना लिखा था। समाज देखो किस तरह से कहता है। उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं, हाँ सब भाई, मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है। वैसे ऐसा कम होता है कि लंबे समय तक कोई परिवार या उसके मामले समाज की नजरों में बचे रह सके। परिवार के मामले समाज में सामने आते हैं। तो ये सारे चित्रण प्रेमचंद ने इस कहानी में दिखाए। मिडिल क्लास फैमिली के बारे में या दुख के बारे में, सब जो है प्रेमचंद की कहानियों में हमने देखा कि किस तरह से प्रेमचंद अपनी कहानी कला के माध्यम से साक्षेप, यथार्थ चित्रण करते हैं। कहीं पर व्यंग है तो कहीं पर सादृश्यता। इन सबके बावजूद जो है प्रेमचंद की भाषिक प्रौढ़ता सबसे महत्वपूर्ण है और उनकी सहज शब्दावली के द्वारा प्रेमचंद ने जो है एक तरह से बिंब स्थापित कर दिया है हमारे सामने। कहानी कहने पर वो स्थिति अनायास ही आकर सामने आ जाती है। तो प्रेमचंद की का जो ये खंड है, MHD 11 का खंड 2 समाप्त हुआ। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे MHD 10 का खंड 3, इसमें भी प्रेमचंद की ही कहानियां हैं जिसका हम मूल्यांकन करेंगे। नमक का दारोगा, विध्वंस, गुल्ली डंडा, जुलूस और समर यात्रा के बारे में
कल हम विश्लेषण और मूल्यांकन करेंगे प्रेमचंद की कहानियों के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर हम MHD 10 का खंड 3 कल 2:30 बजे हम पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन बने हुए हैं अपना एनरोलमेंट नंबर मैसेज बॉक्स में टाइप कर दें ताकि हमें पता चले कि कौन कौन ऑनलाइन है। आज तो शायद कम स्टूडेंट्स आए हैं। ठीक है, फिर रखता हूँ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ठीक है ज्योति जी।